कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत, पाठ 2। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा शासक था। औरंगजेब अपने समय का शायद सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन काल में दक्षिण भारत में प्राप्त विजयों के जरिए मुगल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैलाया। और औरंगजेब अपने समय में कुल 15 करोड़ लोगों पर शासन करता था। कितने करोड़ लोगों पर? 15 करोड़ लोगों पर शासन करता था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। क्षेत्रीय रियासत ब्रिटिश राज के दौरान हिंदुस्तान में हिंदू राजा महाराजाओं व मुस्लिम शासकों, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में नवाब कहा जाता है, हिंदू राजा और मुस्लिम जो शासक थे उन्हें क्या कहते थे? नवाब कहते थे, के स्वामित्व में स्वतंत्र इकाइयों को कहा जाता था। उस समय इन क्षेत्रों को रियासत कहा जाता था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता से पहले हिंदुस्तान में 565 रियासत थी। कितनी थी? 565 रियासत थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। किसके रूप में? अंग्रेजों के रूप में। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे? छोटी सी व्यापारिक कंपनी, उनका मकसद था भारत में व्यापार करना और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। भारत में राज करने का उनका कोई इरादा नहीं था। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। इस चित्र को देखिए। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोही ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। आगे देखिए। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। 1600 में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई है। इसे यदा कदा जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। किस कंपनी से? जॉन कंपनी से। इसे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 सालों तक क्या दे दी? छूट दे दी। 21 सालों तक छूट दे दी और बाद में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना सैनिक तथा प्रशासनिक आधिपत्य जमा लिया। 1858 में इसका विलय हो गया और उसके बाद भारत में ब्रिटिश राज का राज हो गया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें व्यापार में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। वाणिज्यिक होता है कि एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर उसे ज़्यादा कीमतों पर बेचना, मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जा सकता था। जो चीज़ सस्ती है उसको ज़्यादा कीमत में बेचना और उससे मुनाफा कमाया जाना। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वह सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी।
लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। किसने? वास्को द गामा ने। भारत की खोज समुद्री यात्री वास्को द गामा ने की थी और 20 मई 1498 को यूरोप से भारत में मसाले का व्यापार करने के लिए भारत आया था, जो सबसे पहले भारत के कालीकट तट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट तट वर्तमान में भारत के केरल राज्य में स्थित है। सत्रहवीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। तो कौन कौन भारत आए थे? डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। किसकी थी? बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा और उनसे जो मुनाफा मिलता था वो गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ को क्या कर देती थी? डुबो देती थी। रास्तों में रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से लदे हुए जहाज़ों को आगे जाने बढ़ने से रोक देती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगी। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि ये कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1651 में हुगली नदी के किनारे इंग्लिश फैक्ट्री। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? फैक्टर। इस फैक्ट्री में वेयरहाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाना शुरू कर दिया? किला बनाना। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों, किसको दिया? मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदार भी खरीद ली। जमींदारी उन्होंने खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकत्ता था। क्या था? एक गांव कालीकत्ता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वे कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे, आदेश जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। औरंगजेब के निर्देश या आदेश के अनुसार ही बस कंपनी को ही कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते?
चित्र को देखिए। मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया। व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बाद बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। अपने टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे कंपनी आबादी बढ़ानी होगी। कंपनी को आबादी बढ़ानी होगी अर्थात उन्हें जगह ज़्यादा चाहिए, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति पलासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। पलासी का युद्ध सुनिए। पलासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले किनारे पलासी नामक स्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? पलासी नामक स्थान पर। इस युद्ध में एक ओर तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। किसको हरा दिया? सिराजुद्दौला को हरा दिया था। सुनिए अब 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कौन बने? सिराजुद्दौला। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। अब कंपनी को सिराजुद्दौला की जो ताकत थी उनसे डर लगने लग गया। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी। अंग्रेज क्या चाहते थे? कठपुतली नवाब। ऐसा शासक चाहते थे कि जो उनके इशारों पर कार्य करे, उनके इशारों के अनुसार चले, जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब ये दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कहाँ पर कर दिया हमला? बोला इंग्लिश फैक्ट्री पर। और कितने सिपाही थे? 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और नवाब की जो फौज थी उन्होंने कंपनी के जो अफसर थे उनको गिरफ्तार कर लिया। गोदाम पर ताला डाल दिया। गोदामों पर क्या कर दिया? ताला डाल दिया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिए। क्या? गोदामों पर ताला डाल दिया, उनके हथियार छीन लिए और उन जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख लिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव, कौन? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की
सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारी भी थी। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। इसलिए उसने धोखेबाजी की, गद्दारी की। उसने वह किससे मिल गया? अंग्रेज़ों से मिल गया और अपनी टुकड़ियों को युद्ध में हिस्सा नहीं लेने दिया। ये सबसे